हेलो हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही मेरी? यस यस सर। प्रणाम सर। ये सर आ रही है प्रॉपर। चलो फिर क्लास को प्रोसीड करो। प्रणाम सर। नमस्कार करना। शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और गुरु से मिले आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई वरदान। आज की कक्षा में ध्यान रखना कौन भाई परिवहन के साधन में सुबह सुबह हवाई जहाज में जाना चाह रहा है? क्यों बच्चों? बस 1 मिनट और, अभी शुरू कर रहे हैं क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चे अच्छे हैं? बताइए भाई। तो बच्चे अच्छे हैं तो फिर अच्छे बच्चों को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए? कौन कौन पढ़ना चाह रहा है? सभी बच्चे? चलिए, अच्छी बात है कि बच्चे कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। 1 मिनट, एसी जरा चालू कर दो। तो पिछली क्लास में आप लोग याद करिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में बातें यहीं से शुरू हुई थी कि मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव रहा। नो डाउट प्रकृति तो मानव के प्रत्येक पक्ष को विभिन्न अर्थों में प्रभावित करती है, परंतु मानवीय गतिविधियां हाल के वर्षों में ज्यादा प्रभावित कर। इसी को आप लोगों ने पिछली क्लासों में मानव प्रकृति के संबंध कैसे 4 चरणों में बदले हैं और उन 4 चरणों में चौथे चरण में मानव ने कैसे प्रकृति को हैम्पर किया। पहले दूसरे तीसरे चरण में ठीक है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, परंतु बहुत नियंत्रित, बहुत ही नियंत्रित। परंतु चौथे चरण में मानव ने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया। परिणाम हुआ विध्वंसक बन गया। मानव प्रकृति का एक विध्वंसक तत्व के रूप में उभरा है। और परिणाम क्या हुआ भाई? परिणाम क्या हुआ? पॉल्यूशन, है ना? पॉल्यूशन के रूप में सामने चीजें आ रही। फिर उन संबंधों की व्याख्या करने वाले जो विचार रहे हैं, जिसकी वजह से संबंध बदले हैं, उन पर भी हमने चर्चा की। याद करिए, संभव नियतिवाद, पर्यावरणवाद या नियतिवाद,
फिर याद करिए संभववाद, फिर याद करिए नवनियतिवाद, और उसी क्रम में फिर आप देखते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, फिर उसी के बाद देखते हैं रोम क्लब की स्थापना होती है, उसी के बाद देखते हैं 1987 में सस्टेनेबल वर्ल्ड जैसी चीजें परिभाषित होती हैं और उसकी बृहद व्याख्या 1992 में एजेंडा 21 में सामने आता है। और भी बृहद व्याख्या बच्चों आप लोग देखते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में सामने आता है। ये कुछ चीजें हैं और उसी क्रम में हमने कल बातों को आगे बढ़ाया था कि आगे ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी कि आज हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक एक डिसिप्लिन के रूप में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बायोलॉजी का एक सिंपल पार्ट होता था, वही बायोलॉजी में पढ़ लिया जाता था। तो भाई कोई भी समस्या खड़ी हुई है तो उसका समाधान ढूंढना जरूरी है, और समाधान तभी ढूंढ पाएंगे जब उस व्यवस्था को समझ पाएंगे, उस अरेंजमेंट को समझ पाएंगे, उस सिस्टम को समझ पाएंगे जो हमने अनजाने में तोड़ दिया है। क्यों? कैसे चीजें चल रही हैं, जब तक ये नहीं जानोगे तब तक सलूशन कैसे आप निकाल पाओगे? या तो एक सलूशन यही हो सकता है कि भैया सब कुछ बंद करके आज से भैया हम तो जंगल में चल रहे हैं, आराम से बैठ के राम धुन जपेंगे, बस जीवन चलेगा। क्या बच्चों ऐसा प्रैक्टिकल है? बोलो नहीं। तो वहीं पर सबसे पहले संबंधों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने जानने की शुरुआत की, और वही जो संबंध की व्याख्या करता है वही विज्ञान कहलाता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारी व्यवस्था के भाग हैं जो मिलकर काम करते हैं, वही कहलाता है आपका पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षिप्त करके पारितंत्र भी बोला जाता है। और उसी पारितंत्र में मैंने कुछ बातों का डिस्कस किया था, चर्चा हुई थी। क्यों बच्चों, चर्चा हुई थी कि नहीं? बताइए। चर्चा कुछ हो चुकी थी और मैंने साथ कुछ चीजें लिखवा भी दिया था कि पारितंत्र की जो संकल्पना है विशेष रूप से टांसले, एजी टांसले द्वारा 1935 में दी गई थी, जिसमें बताया था ना भौतिक तत्व जितने पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आप पढ़ते हैं ना हमारे शरीर में तंत्र है ना, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वस्कुलरिटी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आप लोग पहले ही पढ़ चुके बायोलॉजी में, ऐसे यहां पर भी। तो जरा बताइए, मैं कहां तक, मेरे ख्याल से यहीं तक मैंने चर्चा कर दिया था कि यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है, कौमा यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों में होता है। क्यों बच्चों, यहीं तक कुछ बात आके रुकी थी? तो चलिए भाई कारवां इससे आगे बढ़ाया जाए और कुछ देखते हैं अपने कारवां में क्या क्या बातें हैं। अब जरा एक बात और लिखो, टांसले ने, आगे लिखिए यहीं पर, टांसले ने पुनः बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रमुख भागों से बना होता है। नंबर एक जियोम या बायोम। नंबर एक बायोम,
बायोम, यह किसी खास क्षेत्र के पौधों, यह किसी खास क्षेत्र के पौधों एवं जंतुओं के समस्त जटिल समूह हैं। यह किसी खास क्षेत्र के पौधों एवं जंतुओं के समस्त जटिल समूह हैं। और नंबर 2, निवास क्षेत्र हैबिटेट, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण को निवास क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। भाई कोई भी जीव जंतु निवास क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। आखिर कोई भी जंतु तो रहेगा कहीं ना कहीं एक इस भौतिक पर्यावरण में ही। कोई जंतु होगा तो बिल बना के रहेगा, है ना। हम लोग रहेंगे तो घर बना के रहेंगे, और हम लोग भी कुछ ऐसे ही रहते थे बच्चों। याद करिए, आज से 10,000 साल पहले गुफा में रहते थे, पेड़ पर सोते थे। यस, आज भी सोते हैं, पता आप लोगों को। आज भी इंडोनेशिया के जो द्वीप आयरन जावा, वहां पे आप जाएंगे तो मिलेंगे। शिवराम बड़ा लेट आए हो भाई, टाइम से पहुंचा करो। एरियन चाहे जो न्यू पापुआ गिनी का क्षेत्र है, जहां पे कंट्री है, वहां आप देखो आज भी लोग पेड़ पे रहते हैं बड़े मस्ती से। बल्कि आजकल तो टूरिज्म हो गया, पता आप लोगों को। बहुत सारे क्षेत्रों में ये टूरिज्म हो गया। क्या भाई, तो शिवराम जा रहे हैं कि भाई जरा देखते हैं पेड़ों पर कैसे रहा जाता है। वहां पर झोपड़ी बनी हुई है और मस्ती से रह रहे, मतलब 2-4 दिन 5 दिन। तो इस तरह से कहने का मतलब कि मानव पर्यावरण में जो भौतिक चीजें उन्हीं में रहता है, कहीं ना कहीं जंगल में रहता है तो पानी में रहेगा, जलीय जीव जंतु पानी में रहता है। तो इस तरह से 2 आपके इसके भाग बनते हैं। पहला बायोम, बायोम से मतलब यह है कि पेड़ पौधे जो भी सराउंडिंग्स में उपस्थित हैं, और दूसरा निवास से जितने भी जंतु हैं इन्हीं भौतिक पर्यावरण में कहीं पर रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पैरा। अतः नेक्स्ट पैरा, अतः सिंगल कोमा शुरू, अतः सिंगल कोमा शुरू, इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र के, अतः इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के सभी भागों कौमा, जैसे जैविक एवं अजैविक कौमा, बायोम तथा निवास क्षेत्र को, बायोम तथा निवास क्षेत्र को परस्पर क्रियाशील कारक समझना चाहिए, परस्पर क्रियाशील कारक समझना चाहिए, क्रियाशील कारक समझना चाहिए, जो एक प्रौढ़ पारितंत्र में, जो एक प्रौढ़ पारितंत्र में कौमा लगभग संतुलित दशा में होते हैं, लगभग संतुलित दशा में होते हैं। कौमा इन कारकों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही, इन कारकों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही
इन कारकों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही समस्त तंत्र कायम रहता है। समस्त तंत्र कायम रहता है। कायम रहता है। ठीक है बच्चों, सिंगल कोमा बंद। तो इस तरह से ये जो तंत्र है जिसमें सभी तरह की क्रियाएं होती हैं, क्रियाशील रहता है और सारी बात। अब लिखे इसकी विशेषताएं क्या है भाई। विशेषता क्या है? तो जब विशेषता की बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहली विशेषता है पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आपके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये बताइए शिवराम उसका फायदा उठाता है कि नहीं? इसके चारों ओर मान लो कपास का पेड़ मिल रहा है तो शिवराम ने कपास के पेड़ पर लगने वाले फूलों को कलेक्ट किया और उसने कहा वाह भाई कॉटन मिल गया और कपड़ा बनवा लिया। तो ये बताइए प्राकृतिक साधन हुआ कि नहीं? बोलिए भाई, प्राकृतिक साधन हुआ? या शिवराम ने पता चला कि पेड़ का वो धान काटा, खूब सारे धान काटे, मतलब पुआल हुआ। पुआल आप लोग जान रहे होगे बच्चों, जो धान की डंठल बचती है सूख जाती है उसे पुआल बोला जाता है। और पता चला फिर सर्दी भयंकर पड़ रही है, खूब सारा बिस्तर है नहीं इसके पास, है ना, तो इसने पुआल बिछा लिए। गद्दा तो भाई मान लो नहीं है तो मोटा सा इसने पुआल बिछा लिया। पुआल पर बच्चों आप लोग सोए हैं कि नहीं? कितने बच्चे कभी पुआल पर सोए हैं? गांव देहात में पहले, अब आप लोग तो बहुत कम ऐसे होंगे बच्चे, आप लोगों की जनरेशन तक आते आते ये ट्रेडिशन लगभग खत्म हो गया। ये 2005 के बाद चीजें खत्म हो गई हैं, अब बहुत कम लोग हैं। नहीं तो पहले जब शादी ब्याह होती थी खूब बड़ा परिवार हो जाता था तो भाई सभी को कहां सुलाया जाए, इतना बिस्तर कहां से आएगा। तो एक बड़ा कमरा होता था, 2 कमरा, उसमें पुआल बिछा दिए जाते थे, उसी पे एक पतली चादर बिछा दी जाती थी और उसी चादर पर आराम से सोते थे बच्चों। पुआल एकदम मोटा रुई के गद्दे के जैसा काम करता है ना, जैसे मोटा गद्दा हो रुई का, उससे भी बढ़िया काम करता है, खूब मजा आता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो प्राकृतिक साधन हो गया ना। आप किसी एरिया में जा रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड लग रही है, तो आपने देखा कोई जंतु मर गया था, उसकी खाल आपने उतरवा ली और उसको प्रोसेस करके, मतलब साफ सुथरा करा के, बढ़िया प्रोसेस करवा के उसकी खाल की आपने लेदर वाली जैकेट बनवा ली। तो बताइए फायदा हुआ कि नहीं आपको? एक संसाधन बन गया कि नहीं ये? यस। तो सबसे बड़ा गुण ध्यान रखना बच्चों, पारितंत्र में जो भी पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकता है अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य में कभी यूज करें जब हमारा ज्ञान विज्ञान और बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहली बात। दूसरी सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र है। यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। व्यवस्था बात समझ में आ रही बच्चों? पारितंत्र की सबसे खास बात है दिस इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड।
सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। जरा सोचो, जैसे इस बॉडी को देखो, बॉडी एक क्या है, एक तंत्र है। तो इसमें जरा कल्पना करो, हाथ निकाल लिया जाए तो बोलिए बच्चों, काम क्या आसान होगा, लाइफ आसान हो पाएगी? दोनों हाथ निकाल लिए जाए तो ना भैया, ऐसा क्या है, दोनों पैर निकाल हटा दिए जाए, लाइफ क्या आसान होगी? ना, कठिन हो जाएगी। और हो सकता है आप एडजस्ट ना कर पाए बदलते चीजों के अनुसार, जीवन को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यही बड़ी खास बात है। तो सब सुसंगठित एकदम एक निश्चित क्रम से कार्य करते हैं। जैसे कल्पना करिए, जंगल में शेर ना हो तो क्यों बच्चों, बड़ा खतरनाक होता है ना शेर, बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जीव जंतुओं को मार देता है ना। क्यों? शेर को हटा दिया जाए तब जंगल से, बोलिए बच्चों। यदि शेर को जंगल से हटा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? वही होगा जो नहीं होना चाहिए, यानी कि शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे जंगल को चट कर जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा वो पूरा का पूरा पारितंत्र टूट जाएगा, टूट जाएगा, समझ गए, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सबका महत्व। नंबर 3 लिखिए, पारितंत्र की उत्पादकता। नंबर 3, पारितंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारितंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। नंबर 3, आकार के आधार पर पारितंत्र को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। पारितंत्र को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक खुला तंत्र है। यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा, यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश ब्रैकेट में इनपुट्स, सतत निवेश तथा बहिर्गमन इन ब्रैकेट आउटपुट होता रहता है। यह समझने वाली बात है बच्चों। ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई जीव जंतु नहीं चलता है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? निरंतर चाहिए ऊर्जा, निरंतर। यही खास अंतर है जो प्रकृति ने बनाया है। इंजन, उसको हमेशा ऊर्जा चाहिए, इवन जब निष्क्रिय हो तो भी। और मानो जो इंजन जब बनाया है, उस जो चलती है तभी ऊर्जा चाहिए। समझे बच्चों? एक खास अंतर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि प्रकृति में जब तक ऊर्जा का निवेश नहीं होगा, मान लो मैं सुबह 1 गिलास दूध और 2 रोटी खा के नहीं आता बच्चों, तो बताइए मैं पढ़ा पाता? आप लोग कुछ खाए नहीं होंगे, यदि नहीं कुछ खाए रहते तो क्या यूं पढ़ पाते? ना। एक बात और बताऊं, सुबह आराम से नाश्ता वास्ता करके सभी लोग बैठा करो। भूखे भजन होता नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। खाली पेट मत बैठा करो, कुछ हमेशा खा पी के बैठना चाहिए इस समय। तो पूनम लिख रही, आज नहीं किया भोजन। नहीं बेटा,
सुबह जरूर कुछ खा लो, खाली पेट नहीं रहा जाता, ठीक है, पढ़ती भी रहो खाती भी रहो। सुबह खाली पेट अर्जेंट ऐसा नहीं बेटा, कुछ पढ़ो कुछ खाया करो, ठीक है। चलो खैर इधर आओ। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि पारितंत्र में इनपुट एनर्जी का हमेशा होता। हम भी तो पारितंत्र के पार्ट हैं या कहीं और से आए हैं? नहीं भाई, हम भी है ना, पारितंत्र के हम भी भाग हैं, तो हमारे अंदर इनपुट होता रहता है कि नहीं? बिल्कुल। देखो कोई कह रहा है सर गुड़ खा के आए हैं, कोई कह रहा है सर कुछ नहीं खाए। अरे कुछ खा लो, गुड़ जो खा के आया बहुत अच्छा, कुछ और खा लो। अर्जन कह लें जस्ट नाउ आई वॉक, बहुत गंदी बात है बेटा, तुरंत। इसीलिए ऑनलाइन की लिमिटेशंस हो जाती है। क्लास में एकदम ऑफलाइन जैसे बैठा करो सभी लोग, टाइम से तैयार होके, मुंह हाथ धो के, नहा के क्लास में बैठा करो, समझे? इससे माइंड एक्टिव रहता है। अब उठे, अरे कौन प्रमोद शर्मा देख रहे हैं, चलो भाई बैठो, हाँ हाँ, आधा दिमाग ऐसे ऐसे हो रहा, आधी आंख खुल रही आधी, इससे फायदा नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखो। ऑनलाइन की क्लास की अपनी इसकी भी एक माहौल की आवश्यकता होती है, माहौल आप बनाएंगे वहां पर, ठीक है। चलो अब जरा हम पारितंत्र को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये पारितंत्र है क्या बच्चों। ये डायग्राम बनाइए आप लोग फटाफट। चलिए जरा देखिए भाई, इसको फिल करिए। उत्पादक, इस पृथ्वी पर उत्पादक कौन होता है बच्चों? तो वनस्पति, ध्यान रखिएगा। ये क्या है साहब जी? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये क्या है साहब जी? द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर? ये क्या है?
सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। इस डायग्राम को समझ गए बच्चों तो बस यहीं पर सब चीजें घूमती रहेंगी, सारा खेल इसी डायग्राम में है। प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर, अपघटक, मृदा, ये देखो बच्चों, ये हो गए जंतु, ये देखो सूर्य, सर्वोच्च पोषण स्तर। अब जरा आप लोग समझने की कोशिश करिए, हमारी जो इकोसिस्टम है बच्चों, उस इकोसिस्टम में कई तरह की चीजें पाई जाती हैं। डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ना, बना लिया कि नहीं आप लोगों ने? सबने डायग्राम बना दिया? स्क्रीन पे बेटा स्क्रीनशॉट मत लेना आप लोग बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप खुद बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा, ये ध्यान रखो आप लोग। यदि कल के लिए छोड़ देंगे कि बाद में हम लोग बना लेंगे तो नहीं। ये देखो, सबसे पहले बच्चों अभी आपने पढ़ा कि पारितंत्र में ऊर्जा का निरंतर इनपुट होता रहता है। यस, ऊर्जा का निरंतर इनपुट बच्चों किससे होता है? सूर्य से। ये देखो, सूर्य से ऊर्जा निरंतर प्राप्त हो रही, किस रूप में? प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा निरंतर प्राप्त हो रही है और इस प्रकाश ऊर्जा को केवल एक जीव यानी कि वनस्पति ही रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है। यानी कि जब वनस्पति को, ध्यान रखिएगा, वनस्पति को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है CO2 प्लस H2O मिलता है, किसमें भाई? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोफिल की सहायता से यह ऊर्जा किसमें बदल जाती है?
C6H12O6 में बदल जाती है, यानी कि जैव रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज बन गया। यही ग्लूकोज फिर बाद में विभिन्न रूपों में संचित हो जाता है हमारी बॉडी में, किसी भी जीव के बॉडी में या विशेष रूप से वनस्पति की बॉडी में अलग अलग, जैसे फलों में माल्टोज के रूप में संचित हो जाता है, तो पत्तियों में सैक्राइड्स के रूप में, कहीं पर कुछ सुक्रोज के रूप में, कहीं पर माल्टोज, कहीं फ्रैक्टोज, अलग अलग रूप में यह अलग अलग पार्ट में संचित हो जाता है। और इसी को बच्चों, इसी को यानी कि इसी पौधे को फिर कौन खाते हैं? शाकाहारी। इसी को प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी इसे खाते हैं और फिर ऊर्जा, वह जो जैव रासायनिक ऊर्जा है वो इनमें आ जाती है और फिर अपनी सभी जैविक क्रियाओं को ये संपन्न करते हैं। अब इसी प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खा जाते हैं। इसी प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी, ठीक है, वो खा लेते हैं। फिर उसी को फिर आगे सर्वाहारी खाते हैं। यही है ना, मांसाहार सुना होगा बचपन में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और उसी में बच्चों ऊपर जो देखते हैं, उसी में जब ऊपर देखते हैं, अच्छा C6H12O6, उसी में जो देखते हैं एक ऐसा भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं हमारे कि वो सबको खा जाते हैं, उन्हें जल्दी कोई नहीं खा पाता, उन्हें कोई नहीं खा पाता, तो वो क्या कहलाते? सर्वाहारी और सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वाहारी एक लेवल तक ये भी है, परंतु इसकी क्या खास बात है भाई? ये ऐसा नहीं कि सबको सब तरह से खा जाए, नहीं, परंतु वही मानव बच्चों कैसा प्राणी है, मानव सबको खा जाता है। जैसे यहां पे देखोगे, हिरन क्या हो गया? शाकाहारी। हिरन को खा रहा है कौन? मांसाहारी यानी कि शेर, है ना। परंतु बच्चों यही हिरन है शाकाहारी, कुत्ता सीधे कई बार खा जाता है। कुत्ता जो होता है हिरन को सीधे खा जाता है, और कुत्ता को जब कुछ नहीं मिलता है तो कई बार रोटी भी खा लेता है, दूध भी खा लेता है, पी लेता है। बच्चों ऐसा होता है कि नहीं? नहीं कुछ मिलता है तो भाई कुछ और खा लेता है, तो वो क्या हो गया? एक तरह से सर्वाहारी। परंतु मानव जो है, टाइम मिलेगा तो घास भी खा लेगा, हिरन भी खा लेगा, शेर भी खा लेगा, कुत्ता भी खा लेगा। पता ही होगा आप लोगों को, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब देशों में कुत्ता भी बकायदा खाया जाता है। जैसे अपने बकरे की दुकान लगती है, वैसे ही वहां पर कुत्ता खाया जाता है, सांप भी खाया जाता है। यस, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से आप देख रहे हो विभिन्न संगठक हैं, परंतु बच्चों इनमें एक बड़ी खास बात यह है कि ऊर्जा का निरंतर इनपुट होता है, परंतु ऊर्जा का हमेशा आउटपुट भी होता रहता है। ये जितने भी जीव हैं, ये बताइए क्या मरेंगे नहीं? बोलिए, ये मरेगा नहीं? क्या वनस्पति मरेगी नहीं? क्या हिरन नहीं मरेगा? क्या शेर नहीं मरेगा? क्या कुत्ता नहीं मरेगा? क्या मानव नहीं मरेगा? इस पृथ्वी पर जो भी चीज है बच्चों, वो एक निश्चित आयु लेकर आती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो जब खत्म होगी तो भाई, जब खत्म होगी तो एक थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लो, ये भी होगा, ये भी तो मरेगा ना, छूट गया था। ये सोच रहा था भैया हम तो बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई, वो वाली बात है, जब तक नजर नहीं पड़ी। मजाक में बहुत सारे लोग देखो कहते हैं हमराज भैया हमें पूछ नहीं रहे हैं, लगता है उनका खाता भाई खो गया है ना। एक हमारे गांव में बगल में थे बूढ़े व्यक्ति, वो बेचारे बहुत जल्दी अंधे हो गए थे, तो लंबे समय तक उनके जिंदा रहे। तो कई बार बच्चे पूछते थे ये बाबा आप कब मरेंगे, तो कहते थे अरे क्या बताएं, गाली दे के यमरजवा का ना, यमरजवा के पास मेरा रजिस्टर तो जो था ना वो खो गया है, इसलिए वो मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ लेंगे तो फिर हमें वो लेके जाएंगे। तो कुल मिलाके कहने का मतलब ये है
कि प्रत्येक जीव देखो मरेंगे, मरेंगे बच्चों, सड़ेंगे, गलेंगे, और सड़ेंगे गलेंगे तो फाइनली क्या बनेंगे? मिट्टी। पढ़ चुके हो ना, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिल जाना। इस मिट्टी में मिल गए बच्चों, तो जब इस मिट्टी में मिल गए तो फिर भाई यह मिट्टी क्या करेगी? ये देखो, इसके लिए पोषण उपलब्ध कराएगी बच्चों। पोषण एवं जल। आखिर कोई भी पौधा कहां विकसित होता है? मिट्टी में ही विकसित होता है। इसलिए मिट्टी की परिभाषा याद करिए। तो ये मिट्टी में सभी मिल गए और मिट्टी में मिलके ह्यूमस बन गए, और इसी मिट्टी ने इस पौधे को विकसित होने में सहायता किया, और ये पौधा वायु में व्याप्त जो CO2 है उसको लेकर फिर खाना बनाया, और खाना बनाया तो फिर चल दिया। यही चक्र निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसमें देख रहे हो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? घटक। अब घटक भी ये जैविक चीजें हैं। तो वहीं मृदा, वायु, CO2, प्रकाश, ये क्या है? अजैविक है। तो सिंपल पारितंत्र किससे बना है? जैविक अजैविक पदार्थों से बना, जो निरंतर एक दूसरे से क्रिया करते रहते हैं, जो निरंतर एक दूसरे से क्रिया करके गिव एंड टेक करते रहते हैं। अब जरा सोचो, ये वनस्पति, ये जो मिट्टी है, इस वनस्पति को सहायता न दे, यानी कि उसमें विकसित होने का, वातावरण में CO2 ना हो, तो वनस्पति कैसे पलेगी? और ये वनस्पति O2 ना छोड़े तो ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे? ऑक्सीजन कैसे लेंगे? यानी कि जीव जंतु गिव एंड टेक करते रहते। बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों? ये डायग्राम समझ में आए कि नहीं? हेडिंग लिख लो नीचे, एक पारितंत्र का योजना निरूपण। हेडिंग लिख लो नीचे, एक पारितंत्र का, एक पारितंत्र का योजना निरूपण। एक पारितंत्र का योजना निरूपण। चलिए भाई, अब जरा आगे लिखो, पारितंत्र से संबंधित नियम। नेक्स्ट हेडिंग, पारितंत्र से संबंधित नियम। पारितंत्र से संबंधित नियम। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकृति में हर चीज कुछ निश्चित दशाओं में गतिशील, क्रियाशील, कार्यशील रहती है। इस दुनिया में हर जगह नियम है, हर चीज एक निश्चित प्रकार से चलती है। ऐसी ही कोई चीज नहीं चलती कि जब मेरी मर्जी, ये चाहे वो चाहे। देखो क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति जो कहे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, क्या बोला जाता है गांव देहात में? अरे आवारा टाइप का आदमी, पूछो मत, आवारा है, बदतमीज। बोलो, नियम हमेशा, नियम बच्चों हमेशा जरूरत होती। प्रकृति में भी नियम है, विभिन्न प्रकार के नियम इस प्रकृति में, इस पारितंत्र में कार्य करते हैं। जैसे लिखो, नंबर वन, पारितंत्र, पारितंत्र, पारितंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें अजैविक एवं जैविक
इसमें अजैविक एवं जैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। दोनों घटक पाए जाते हैं। अभी आपने देखा यहीं पे सामने डायग्राम में। नंबर 2, पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम, पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम, एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद, एक रूपतावाद का नियम है। एक रूपतावाद का नियम है, अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम, अर्थात भौतिक एवं जैविक प्रक्रम, भौतिक एवं जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं, आज भी वही हैं जो कभी भूतकाल में थे, जो कभी भूतकाल में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे, और भविष्य में भी वही रहेंगे। जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में है। अंतर केवल उनके परिमाण, अंतर केवल उनके परिमाण, तीव्रता, परिमाण कौमा तीव्रता, आवृत्ति या दर, आवृत्ति या दर का होता है, का होता है। ये बच्चों समझने वाली बात है। जरा सोचो, इस प्रकृति में सबसे बड़ा बल, इस प्रकृति का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? सूर्य है। क्या कल नहीं था या कल नहीं रहेगा बच्चों? बोलो, कल क्या नहीं रहेगा? नहीं, यही रहेगा, यही रहेगा। फिर इस प्रकृति में आप लोगों ने पढ़ा है बल, पवन एक महत्वपूर्ण बल है। क्या पवन पहले नहीं थी, आज नहीं है या कल नहीं होगी? बोलो भाई, बोलो, किसका छूट गया भाई? अंतर केवल उनके परिमाण, तीव्रता और आवृत्ति या दर का होता है, परिणाम नहीं, परिमाण। खुद भी यानी गलत लिखा हुआ है। परिमाण, परिमाण अलग होता है। तो यहां पर बच्चों ये है, प्रकृति में वही सब, वही सूरज, वही चांद, वही सितारे, वही हवाएं, वही पौने, वही नदियां। पृथ्वी पर नदी एक महत्वपूर्ण बल है, पहले भी थी, आज भी है, रहेगी, है ना? इसीलिए गाना कल गाया जा रहा था ना, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, है ना? या एक गाना सुने होंगे, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, सुना होगा गाना। तो उसके पहले एक शायरी है, मैंने पहले कभी ज्योग्राफी में सुनाया भी होगा। ये नदिया पवन घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे, कुछ ऐसी है ना। ये नदियां पवन घटारे और मिट जाएगा सारा जहां रे, बीच में कुछ छूट रहा है, और प्यार रहेगा यहां रे। समझे? यानी कि इस प्रकृति में
कुछ बल हमेशा सक्रिय रहेंगे, हमेशा एक रूपता, मतलब एक रूप में हमेशा हैं। अंतर क्या है भाई? कभी तेज हो गए कोई, जैसे कल्पना करो डायनासोर कैसे मरा बच्चों, तो माना जाता उस समय उल्कापात हो गया। आज तो उतना उल्कापात नहीं होता। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे काल आए जब खूब सारे ज्वालामुखी फट रही थी, बहुत ज्वालामुखियां फट रही थी। आज तो उतनी नहीं है। हो सकता है आज से लाखों सालों बाद, हजारों सालों बाद इस पृथ्वी पर फिर से खूब सारी ज्वालामुखी फटे, है ना? यस, चलो नेक्स्ट लिखो। बढ़ते पोषण स्तरों में, बढ़ते पोषण स्तरों में, बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। रंजनी बोल रही हैं, एक मिनट रजनी की बात का जवाब दे दूं। बट सर सन तो एक स्टार है, उसका भी लाइफ साइकिल होगा, कभी ना कभी तो एंड हो जाएगा, हम ये रहेगा अनंत तक, ऐसा क्यों मान रहे हैं? पता है बेटा सन की लाइफ क्या है? 10 अरब साल, अरब, जिसमें से 5 अरब साल लगभग पूरा कर चुका है और अभी 5 अरब साल है। तुम और हम या मानव कब तक जिएगा यार, सोचो। इस पृथ्वी पर बच्चों समय समय पर अभी बात हो रही है ना कि कभी हो सकता है ज्वालामुखी बल प्रबल हो जाए, बताओ कौन बचेगा? इसलिए देखो वर्ड यूज होता प्रलय, प्रलय सुना होगा वर्ड ना, प्रलय, कयामत, कयामत का दिन आएगा, प्रलय हो जाएगा। क्या मतलब भाई? ईच एंड एवरीथिंग विल हैव डाई, देन अगेन फ्रॉम द न्यू बिगिनिंग, न्यू थिंग्स, एक नई शुरुआत होगी, एक नए तरह से, है ना? तो कहने का मतलब 5 अरब साल, बाकी तो बेटा क्या है वो अलग बात है, पर 5 अरब साल इस सेंस में एक तरह से अनंत ही है, अनंत है ना? समझ गए रजनी बेटा? रजनी कुछ ज्यादा ही सोच ले गई, गुड। चलो, बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, प्रत्येक क्षय होता है पोषण, फुल स्टॉप, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से, अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से, अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है, 10% ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का, इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। दस प्रतिशत का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जीवित जीवों का स्वयं से, यह समझने वाली बात है बच्चों, जीवित जीवों का स्वयं से और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच, और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच प्रतिक्रियाशील संबंध होता है।
प्रतिक्रियाशील संबंध होता है। संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पारितंत्र में सौरैक विकिरण के रूप में, पारितंत्र में सौरैक विकिरण सौरैक विकिरण के रूप में ऊर्जा का निवेश पारितंत्र सौरैक विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से, विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं क्रियाशील होता है, संचालित एवं क्रियाशील होता है। और विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है, विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप, प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप, ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, शून्य में चली जाती है। शून्य मतलब अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में चली जाती है। फुल स्टॉप। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कभी सोचो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भारतीय संस्कृति में देखो कितनी वैज्ञानिकता थी, और हम लोगों ने यूं ही हंसी उड़ा उड़ा के हम लोगों को कहा कि अरे भाई तुम लोग क्या जानते। जरा सोचो, कभी सबसे पहले सूर्य की पूजा क्यों होती है, सूर्य नमस्कार क्यों होता है बच्चों, बताइए। सूर्य को जल चढ़ाने की अवधारणा क्या है? क्यों सबसे पहले सूर्य नमस्कार होता है? क्यों होता है भाई? किसका छूट गया भाई? तेज लिखा करो। प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बच्चों, इस प्रकृति का संचालक सूर्य है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सूर्य को बहुत महत्ता दी गई। सुबह सुबह सबसे पहले पूजा उन्हीं की जाती। क्यों? एनर्जी का स्रोत। हे प्रभु आलोकित कीजिए, बोला जाता ना, हे प्रभु अपने प्रकाश से आलोकित कीजिए। क्या मतलब भाई? ये जो सूर्य से एनर्जी आ रही है, यह मुझे प्राप्त होती रहे, मेरा जीवन चलता रहे, चलता रहे। इसीलिए देखो सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित मंत्र है ना बच्चों, जानते होंगे आप लोग। तो ये जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये देखो यहां पे यह प्लांट डेवलप हुआ और प्लांट यहां पे विकसित हुआ, ग्लूकोज सुक्रोज जो भी है संचित हुआ, फिर इसी को पौधे खाए, पौधे को आगे आगे एक के बाद एक जा रहा है। बच्चों ध्यान रखना, उल्टा नहीं होता कि एक दिन ऐसा हो वनस्पति कहे
भाई हिरन तू मुझे सैकड़ों हजारों सालों से खा रहा है, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ही तुझे खा जाऊं। बोलो बच्चों, ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि हिरन शेर से कहे भाई हमारे पूर्वजों को बहुत दिनों से तू खा रहा है, आज तो मेरा मन कर रहा है कि तुझे ही खा जाऊं? बोलो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ना तो हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। हिरन को शेर ही खाएगा बेटा, तभी एनर्जी का सही से फ्लो होगा। इसलिए देखो, एक और फ्रेज बोला जाता है, अरे यार क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो। यदि ऐसा हो गया बच्चों, जिस दिन दुनिया पलट जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन ए वन डायरेक्शन। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, वहां से चली यहां, यहां से यहां, यानी कि प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर। और बच्चों से भी इंटरेस्टिंग बात यह है, यह यहां पर नष्ट हो जाएगी। यह जो इसका रूप होगा यह नष्ट हो जाएगा, सड़ा दिया जाएगा, गला दिया जाएगा और वह मिट्टी में फिर मिला दिया जाएगा। फिर एक नए सिरे से देखो वह ऊर्जा चली। इस दौरान अलग अलग स्तर पर जो एनर्जी छोड़ी गई, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, आप इसमें पढ़ रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऊर्जा कंज्यूम हो रही है। ऊर्जा कंज्यूम हो रही है ना बच्चों। यह ऊर्जा कहां चली जा रही है? आकाश में, अंतरिक्ष में विलीन हो जा रही। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, यह नियम है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। बढ़ते पोषण स्तरों में, बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा, बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास, ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है। सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है, ये समझ रहे हो मतलब? ऊर्जा का जो सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है बच्चों, जितना देखो हिरन है, जैसे हिरन खूब दौड़ेगा बच्चों, उसमें कंजम्पशन ऑफ एनर्जी स्लो होगी। बट उसी को जब शेर उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगा जितना दूर, उसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कई बार शायद बताया भी हूं क्लास में कि शेर ग्रुप में शिकार करते हैं। बिठा दिया जाता है, भाई प्लानिंग बनती है, ऐसा है अर्जेंट, तुम यहां बैठोगे, तुम बोलते ज्यादा हो, तुम केवल यहां पे देखो हिरन सब चल रहे हैं ना, और सुनो वो वाला जो है ना, ये मोटा ताजा सा, इस पर टारगेट करना है किनारे साइड में। और ऐसा है भाई जानवी तुम यहां बैठ जाना, और सुनो भाई ऐसा है कोई प्रजनी तुम यहां बैठ जाना, और सुनो भाई यहां पर कोई बैठ जाएगा शिवराम, और कोई यहां पे बैठ जाएगा, कोई यहां बैठ जाएगा, और इसी तो मैं हल्ला करके भागूंगा। अर्जुन कहेगा मैं हल्ला करके भागूंगा, इधर जो इधर से हल्ला करके दौड़ूंगा, इतना ही, क्योंकि मैं इतने में ही थक जाऊंगा। ठीक है भाई, इधर आया तो ये पकड़ लेगा, इधर गया तो ये भाग के आएगा। जैसे फील्डिंग होती है क्रिकेट में, देखते होगे, तो फील्डिंग की जाती है यहां पर। तो ना भाई मान लो इधर भाग गया तो चिंता वाली बात नहीं, इधर हम लोग हैं, ये देखो, और एक यहां भी बैठा रहेगा, आजा बेटा चल, तब फील्डिंग करके शिकार होता है। समझ गए? तब मामला बनता है। क्यों? यदि उतना दौड़ लगा लेना बच्चों, 2 किलोमीटर जितना तेज हिरन भागता है और जितनी दूर भागता है, उतना यदि शेर दौड़ जाए मर जाएगा इमीडिएट। कैन यू इमेजिन? यस, ये समझने वाली बात है। शुभ शुभ पाप करवा दिया सर, पापी पासपी
पेट ने, नहीं बेटा पाप नहीं है, ये पाप नहीं, समझे रजनी, शिकार है, ये पेट भर, देखो जब तक पेट भरने के लिए कार्य हो तो वो पाप नहीं है, पेट से ज्यादा हो तो वो पाप है, समझे रजनी बेटा। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट नियम, सूर्यातप पारितंत्र की उत्पादकता को, सूर्यातप पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है कारक है सूर्यातप में कमी, सूर्यातप में कमी, सूर्यातप में कमी अक्षांशीय आधार पर देखी जाती है, इसीलिए अक्षांश में परिवर्तन होने के साथ, इसीलिए अक्षांश में परिवर्तन होने के साथ जैव विविधता में भी परिवर्तन आता है, जैव विविधता में भी परिवर्तन आता है। सपना देखो धर्म संकट में फंसा रही है, कह रही है सर चोरी करना पाप है या नहीं। ये बेटा पाप नहीं है, गलत है ना, गलत। ये दूसरे तरह से, अब इसका क्या जवाब दूं मैं, ये प्राकृतिक नियम नहीं, सामाजिक की बातें हैं, समझे। सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था से अलग होती है। मैं बोल रहा जो पहले प्राकृतिक व्यवस्था है, और चोरी करना ये मानवीय है, तो ये गलत हो सकता है क्योंकि मानव एक अपना अलग व्यवस्था बनाए हुए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो, प्राकृतिक पारितंत्र जब अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को, प्राकृतिक पारितंत्र जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है, तब पारितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है, तब पारितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पारितंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य, पारितंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, जैव विविधता की समृद्धि कोमा पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्र की स्थिरता कोमा पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण, पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण होता है, एवं परिरक्षण होता है, परिरक्षण होता है। समझे बच्चों, ये भी बड़ी खास बात है, तो ये नियम आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इन्हीं पर सारी घूमती रहेंगी चीजें, आगे जो आगे पढ़ेंगे आप, इन्हीं सब नियमों की अगल बगल चीजें चलती रहेंगी। चलिए भाई अगला पढ़िए, अगला कंसेप्ट पारिस्थितिकी निकेत,
पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीके, इकोलॉजिकल नीके लिखो। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन, पारिस्थितिकी निकेत, ये क्वेश्चन आते ऑब्जेक्टिव, यहीं से ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके प्रोपाउंडर जो भी हैं, उनको आप लोग जरूर जानिए भाई, याद रखिएगा। चलो जरा बताओ, इकोलॉजी का शब्द किसने सबसे पहले यूज किया था बच्चों, जल्दी से बोलो। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? अर्नेस्ट हैकल, वेरी गुड। और टांसले ने क्या वर्ड यूज किया है? और पारिस्थितिकी निकेत शब्द किसने प्रयोग किया था? कभी सुना आप लोगों ने? लिखो। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम जे ग्रीनेगल जे ग्रीनेल ब्रैकेट में 1917, जे ग्रीनेल ने किया था, परंतु इसका विकास एवं संवर्धन चार्ल्स एल्टन, ये बड़े फेमस इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया था। इनका नियम भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एल्टोनियन लॉ। एनर्जी फ्लो से संबंधित है, जीव जंतुओं की संख्या से संबंधित जो पिरामिड्स बनते हैं उससे संबंधित इनके नियम है। इसको ध्यान रखना कि कर्मता का नियम, इकोलॉजिकल कर्मता या नीके का जो कंसेप्ट है, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय ग्रीनेल्स और इसको एक्सप्लेन बाय चार्ल्स अल्टन ने किया था। आगे लिखिए, नेक्स्ट पैरा। पारिस्थितिकी निकेत या नीके, पारिस्थितिकी निकेत या नीके, इंग्लिश में नीके बोला जाता है ना, देखो, तो नीके भी हिंदी में भी कई बार नीके लिखा जाता है। नीके किसी खास प्रजाति का उसके पर्यावरण में कार्य की भूमिका, फंक्शनल रोल, कार्य की भूमिका ब्रैकेट में फंक्शनल रोल तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है, फुल स्टॉप। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की, इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय
तथा उनके प्रजाति तथा उनके अन्य प्रजातियों के साथ तथा उनके अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। यानी कि बच्चों बहुत सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो कह सकते हैं एक तरह से ये आवास होता है। इकोलॉजिकल कर्मता यानी कि जीव जंतु जहां पर अपने सारे कर्म करता है, यानी कि घर होता है, एक आवास होता है जहां वो रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, बहुत सारे एक्टिविटी करता है, तो उससे संबंधित है। वहां पर वो कई तरह के फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, तो वही क्षेत्र क्या हुआ, इकोलॉजिकल निके। आगे नेक्स्ट पैरा, पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर, पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर, पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। इसकी अधिक विविधता, इसकी अधिक विविधता पारितंत्र को अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। पारितंत्र को अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। कि बच्चों जितना ज्यादा किसी एरिया में जीव जंतु रहेंगे, बल्ले बल्ले होगी, उतना विविध प्रकार के खाना उपलब्ध होंगे, तो उतने ही सबके जीने की संभावना होगी। पारितंत्र की स्थिरता से, पारितंत्र की स्थिरता से उसमें ऊर्जा प्रवाह, उसमें ऊर्जा प्रवाह एवं आहार श्रृंखला, एवं आहार श्रृंखला उतनी अधिक विकसित होती है, उतनी ही अधिक विकसित होती है, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतराव चढ़ाव होता है, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतराव चढ़ाव होता है, होता है। कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में, कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में, कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का, अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिकीय निकेत, पारिस्थितिकीय निकेत अधिक विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है। ये सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए, पारितंत्र में या पारिस्थितिकी में संगठन का स्तर। नेक्स्ट लिखिए, पारितंत्र में संगठन का स्तर, यानी अलग अलग स्तर पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं और अलग अलग तरह से वो वर्ड यूज होते हैं, उनको आप लोगों को जानना चाहिए।
जीव स्पीसीज एकाकी जीव जैसे गाय। समझे बच्चों, कोई भी जीव हो सकता है, परंतु यह जीव जब कई सारे जीव मिलते हैं तो बताइए समूह बनता है कि नहीं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव रहते हैं, यदि एक सिंगल है तो वो क्या कहलाएगा, जीव। परंतु वही जब बहुत सारे उस जीव के जैसे ही हों, यानी कि एक गाय नहीं कई गाय हों, तो क्या वर्ड यूज करते हो आप, समूह। लिखिए, या जनसंख्या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी होती है, किसी एक की, एक ही प्रकार के जीव का समान क्षेत्र में रहना। जैसे गायों का समूह, गायों का समूह। समझ गए बच्चों। देन फिर समुदाय, ऐसे बहुत सारे गाय कुछ और भी हों, उसके साथ साथ जीव जंतु अगल बगल रहते हों, तो क्या बोला जाता है, समुदाय, कम्युनिटी। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, का समूह फिर पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। जब ये बनते हैं, कई सारे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो सिस्टम बनने लगता है। समुदाय एवं समुदाय और उसके आसपास पास के निर्जीव, यानी कि भौतिक जो है निर्जीव घटक, पर्वत, पठार, मैदान, अब यही बनाते हैं बच्चों बायोम। व्हाट द मीन बायोम, जंतु एवं वनस्पति, जंतु एवं वनस्पति का बृहद प्राकृतिक अधिवास जैसे विश्वतीय वन क्या एक बायोम है ना, जहां पर कुछ खास तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं और उसी वनस्पतियों पर कुछ खास तरह के जीव जंतु रह रहे। क्लियर। देन फिर लास्ट जैव मंडल। जैव मंडल क्या है बच्चों, बृहद शब्द है।
बायोस्फीयर क्या है भाई? सभी पारितंत्रों का समूह, सभी पारितंत्रों का समूह। जैसे इस पृथ्वी पर जीव मंडल पाया जाता है, तो जीव मंडल क्या है? इस पृथ्वी पर जल भी है, जल में भी जीव है, स्थल पर भी जीव है। स्थल पर भी अलग अलग पारितंत्र बनते हैं, अलग अलग बायोम बनते हैं, क्योंकि जलवायु परिस्थितियां अलग अलग है, तापमान अलग है, वर्षा वगैरह अलग अलग है, तो अलग अलग कंडीशन। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलिए, कोई शक या सवाल? बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम? यानी कि एक स्तर में देखा जाता है, देखो छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है? कोई एकाकी जीव है। फिर जनसंख्या किसकी होगी? जब बहुत सारी गायें होंगी, 10-20 गायें हो जाएंगी, तो उसकी जनसंख्या होगी, तो क्या बोला जाएगा? समूह। अब जब समूह में ठीक है गाय भी रह रही हैं, परंतु वहीं पर किसी और दूसरे जंतुओं का भी समूह है, और कहीं दूसरे जंतुओं का समूह है काफी संख्या में, तो वो क्या होगा? समुदाय हो जाएगा। जो इतने सारे जीव जंतु रह रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं कुछ, तो क्या हो जाएगा? पारितंत्र। जब पारितंत्र कई सारे मिल जाते हैं तो बायोम, जब कई सारे बायोम पारितंत्र मिल जाएंगे तो बन जाता है आपका जैव मंडल। जैसे पृथ्वी पर जैव मंडल पर। सर बायोम का एग्जाम्पल ब्लर है। बायोम का एग्जाम्पल बेटा ना विषुवतीय वन, विषुवतीय वन। विषुवतीय वन, टैगा वन, तो इस तरह से इन सबको आप लोग याद रखिए। चलिए अब है अगली हेडिंग दीजिए, पारितंत्र के कार्य। ये पारितंत्र करता क्या है भाई? ये भी जानना जरूरी है ना। ये पारितंत्र करता क्या है? ये भी जानना जरूरी है। तो लिखिए अगली हेडिंग। ये सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? कोई प्रॉब्लम नहीं? लिखिए पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों जरा सोचो, ये पारितंत्र करता क्या है? पारितंत्र देखो, एक व्यवस्था जब बनी रहती है तभी कोई भी जीव जंतु विकसित होता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपने जैसे जीव जंतु बनाता है, फिर जीवन चलता रहता है। क्यों? ऐसा है कि नहीं? जरा सोचो, हमारी शरीर, हाँ अनेक उसमें सिस्टम हैं, उसी में देखो एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हम खाना खाते हैं, एक खास अंगों में वो खाना जाता है, उसमें खास प्रकार की क्रिया होती है और खाना पचता है, टूटता है, एनर्जी खींच लेता है और फिर उसको बाहर कर देता है। तो ये बताइए, जब वह डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है बच्चों, तभी तो इस समय जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो होते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है ये काम कर रहा है। बोलो, मेरी आंखें तभी खुली हुई हैं, आपकी आंखें खुली हुई। अभी पेट में खाना ना हो बच्चों तो क्या होगा? ऐसे करो,
अरे भैया नींद आ रही है, बस क्या बताएं, भूख लगी हुई है, कुछ बड़ा नहीं जा रहा है, मम्मी खाना लेके आओ। क्यों? यही होगा ना। यस, यही होगा। यानी कि इस प्रकृति में अलग अलग अंग, जरा आप सोचो, ये जो खाना मुंह तक गया, जहां से सिस्टम शुरू हो रहा है, इसको किसने पहुंचाया? स्केलेटन सिस्टम ने, यानी कि शरीर में हड्डियां हैं, वे पकड़ी और वहां से थाली में से उठा के यहां तक पहुंचा दिया। फिर ये खाना स्वादिष्ट है, ये खाना ठीक है, इसमें कुछ पड़ा नहीं है, गड़बड़ नहीं है, ये सब किसने पहचाना? हमारे सेंसर ने पहचाना। इसलिए हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। पांच इंद्रियां होती ना बच्चों, 5 इंद्रियां होती ना, तो 5 इंद्रियां पहचानती हैं चीजों को। यस, नाक का उसको लगा, नाक को, भाई बड़ी बैड स्मेल आ रही इसमें, तो भाई ये तो कुछ लगता खराब हो गया, ना ना नहीं खाना, नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, ना 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 ना, हटाओ हटाओ हटाओ। देखो, जीभ कहती है नहीं कड़वा लग रहा भाई, ये तो ठीक ना लग रहा, कुछ गड़बड़ कहा नहीं, फेंको फेंको। अरे भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो इकोसिस्टम में ये जो विभिन्न प्रकार के संगठक हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, जब अलग अलग तरह से कार्य करते हैं तो एक दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। प्रकृति चलती रहती है, चलती रहती, जो सैकड़ों हजारों लाखों सालों से चल रही है, सभी चलती रहते। तो इस रूप में कार्य। लिखो, पारितंत्र में जैविक संरचना के निर्माण, पारितंत्र में जैविक संरचना के निर्माण तथा जैविक संरचना के निर्माण तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश निरंतर होता रहता है। पारितंत्र में जैविक संरचना के निर्माण तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश निरंतर होता रहता है। होता रहता है। आप भी करते रहते निवेश? क्या भाई, टाइम बना रखा है खाना वाने का, वाह इस टाइम तक खाना खा लो, इस टाइम तक खाना खा लो। क्यों? इस टाइम तक खाना खा लेंगे, हमें पता है एनर्जी इस टाइम तक बनी रहेगी, हमारा फंक्शन प्रॉपर होता रहेगा। अब सुबह मैं खाना खा के आया हूं, अब पढ़ाऊंगा 2 क्लास, बच्चों से बहुत सारी बातें भी होंगी, इंटरेक्शन होंगे, कई तरह के सलाह होंगे, मशवरा होंगे, इंटरव्यू के कुछ बच्चे आएंगे, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर 2 बजे जाएंगे घर पे, 2 से 4 बजे तक खाना खाएंगे, आराम करेंगे। फिर 4 बजे से फिर ऑप्शनल के एक और क्लास होगी, फिर शाम को 6:30 बजे ऑप्शनल की क्लास होगी, रात के बज जाएंगे 8:30। फिर घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे, है ना। तो टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट होता रहता। लिखो, निवेश निरंतर होता रहता है, जिससे यह निरंतर कार्यशील रहता है। जिससे यह निरंतर कार्यशील रहता है। निरंतर कार्यशील रहता है, फुल स्टॉप। पारितंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है। पारितंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है।
ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, कॉमा क्योंकि किसी पारितंत्र के जीवित संघटक के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। समझ रहे हो बच्चों? सभी लोग ऊर्जा, भूखे भजन न होई गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। सुबह बोला था ना आप लोगों से कि पारितंत्र में सब जगह ऊर्जा का निवेश है, निवेश निरंतर होता रहता है, इनपुट होता रहता है, जीवन चलता रहता है, कार्यशील बने रहते। आप लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हो। अरे भैया खाना होना क्या खाना, पहले पढ़ाई, प्रमोशन की क्लास शुरू हो रही है। चलो ठीक, अच्छी बात है, परंतु बच्चों ध्यान रखो, थोड़ा जल्दी उठो। क्लास में बैठने से पहले, नहा धोने के बाद थोड़ा खाना वाना खा लिया करो। देखो कितना तेज दिमाग काम करेगा, फास्ट टाक टाक। तो इकोलॉजी का नियम समझे कि नहीं, ये ध्यान रखो। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा। पारितंत्र की ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण है, फुल स्टॉप। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा तथा ब्रह्मांड विकिरण आदि ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं। फुल स्टॉप। सौर ऊर्जा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव मंडली पारितंत्र में पदार्थों के संचरण चक्रण तथा पुनर्चक्रण में भी सहायक होता है। अभी देख रहे थे ना, उसमें इकोसिस्टम में चल रहा था ना चक्रण पुनर्चक्रण, याद करिए जरा भाई। ये वाले में देखो, एनर्जी आ रही है, फिर शुरू हो गई, पुनर्चक्रण शुरू हो गया, में भी सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पैरा या पॉइंट में, पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भू रसायन चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत जल चक्र,
तथा गैसीय चक्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। आदि को सम्मिलित किया जाता है। समझे बच्चों? निरंतर चक्र चलता रहता है। जैसे देखो, बायो जीव जितने भी हैं यहां पे देखो, उनमें एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, फिर अंत में सभी कहां पे आ गए? मिट्टी में मिल गए। तो मिट्टी में क्या हो गया? जियो केमिकल मिट्टी में मिल के सड़ के क्या बन गए? ह्यूमस, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या बन गए, कैसे केमिकल विभिन्न प्रकार के बन गए, उसी में मिल गए, फिर देखो पुनर्चक्रण शुरू। तो इसे लिए क्या कहा जाता? बायो जियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। प्रकाश ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। फुल स्टॉप। इस जैव रासायनिक ऊर्जा का एक बड़ा भाग श्वसन क्रिया में व्यय हो जाता है। एक बड़ा भाग श्वसन क्रिया में व्यय हो जाता है तथा शेष बची ऊर्जा का एक बड़ा भाग श्वसन क्रिया में व्यय हो जाता है। श्वसन क्रिया में व्यय हो जाता है तथा शेष बची ऊर्जा का भाग वनस्पतियों में जैव भार या बायोमास बायोमास के रूप में संचित हो जाता है। यह संचित बायोमास से ऊर्जा का प्रवाह इस संचित बायोमास से ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। देखो भाई, होता है। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशानुमुख होता रहता है। प्रवाह एक दिशा उन्मुख होता है। अर्थात ऊर्जा का जब एक बार उपयोग हो जाता है, या वह खर्च हो जाती है, तो पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं हो पाती है। समझ गए बच्चों? तो ये पारितंत्र के कार्य हैं।
नियम हैं, बहुत सारी बातें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक चीजें, और इनको आप समझ गए तो आप बाकी की चीजें फिर बहुत आसानी समझ में आएंगी। तो इन सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। रजनी कहती है क्लास के टाइम भी पानी पीते हैं सर। बिल्कुल बेटा, इसलिए पानी पीते हैं कि बोलते बोलते गला सूख जाता है, पर मेन बात है कि भाई खाना फिट रहता है। ठीक है, चलो प्रिया सर, सिक्स्थ सेंस क्या है, इसकी चर्चा कभी कल करूंगा या किसी और दिन करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो लंबा समय टॉपिक से हटके है, उसको थोड़ा अलग से टाइम कल मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, किसी का और कोई प्रश्न हो? सर इकोलॉजी के लिए बुक कौन सी? हाँ, अच्छी बच्चे ने बात पूछी रजनी ने। इकोलॉजी बच्चों पढ़ना चाहते हो तो वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक आती है ना। नीरज नचिकेता सर की आती है, अग्रहरी सर की आती है बुक, टीएमएच में आती हैं। परंतु मैं जो आप लोगों को इतना मैं डिटेल लिखवा दे रहा हूं, उसमें आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो केवल और केवल एक परीक्षा बाणी की पतली सी बुक आती है इलाहाबाद से, परीक्षा बाणी पब्लिकेशन, एसके ओझा की, उसको पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, भरूचा की भी पढ़ सकते हो, बहुत मतलब एडवांस कंसेप्ट जानना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और ऑप्शनल वगैरह ज्योग्राफी रखना चाहते हो तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक, समझे बच्चों। बाकी बेसिक के लिए मैंने सब बता ही दिया। फैक्चुअल भी उसमें वाली बुक जो है अच्छी है, उसमें तो आपके काम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राजेंद्र कहते हैं ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चल जाएगा, अलग अलग जो भी है ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा। राजेंद्र ये भी आपका भी ठीक है। तो चलो फिर बच्चों, बाय, चला जाए। सर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है बुक पढ़ना या नोट्स? अरे भाई नोट्स तो है ही पढ़ना, नोट्स तो आपका आधार है। बुक पढ़ लेने से थोड़ी सी भाषा आपकी परिमार्जित हो जाती है, समझे, इसलिए मैं बुक के लिए कहता हूं। चलो फिर बाय।